नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मेरे पिछले सभी वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पाठ 17 ब्लॉग लेखन पढ़ेंगे जो कि प्रवीण बरदापुरकर जी ने लिखा है। ब्लॉग लेखन है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है और ये रोज़गार में कितनी उपयोगी है, या हम एक अच्छे ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, या इस ब्लॉगर लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे की जाती है, इसमें कौन से गुण हैं, कौन से सावधानियां बरतनी हैं, इन सभी की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसके पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय देख लीजिए। ब्लॉग लेखन में सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुरकर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, संस्कृत सभी का इन्होंने बहुत ही गहन यानी बहुत गहरा अध्ययन किया और बेबाक होकर ये अपनी पत्रकारिता में लिखते हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी साधी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। डायरी, नांदी डायरी नंतरच्या दिवस असे की आई, ग्रेस नावांश, गारोण आदि इनकी रचनाएं हैं। आलेख, वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीतिक, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। आइए पाठ परिचय देख लेते हैं कि हम पाठ में क्या पढ़ेंगे और पाठ में क्या बताया जा रहा है। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि समाचार पत्र पढ़ना हर एक इंसान की ज़रूरत हो गई है। लोगों की सुबह की शुरुआत ही समाचार पत्र को पढ़ने से होती है, तो ये आधुनिक युग में लोगों की ज़रूरत भी हो गई है। समाचार पत्र हो या टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्वपूर्ण को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। आपको पता है कि ब्लॉग लेखन जो लिखा जाता है वो आजकल बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि जब आप देखते हैं ट्विटर में लोग ब्लॉग कर देते हैं, लोग अपने मत को, अपनी राय को लिखते हैं, वो भी बेबाक तरीके से, बिना किसी डरे। आप भी ऐसी चीज़ों को लिख सकते हैं। ये एक आपको बहुत अच्छा पाठ में शामिल किया गया है पाठ, जिससे आप ये सीख सकेंगे कि ब्लॉग लेखन कैसे लिखा जाता है और आगे चलकर ब्लॉग लेखन आपके लिए रोजगार भी साबित हो सकता है। किस प्रकार से आपको इसमें नौकरी मिल सकती है, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो आइए हम पाठ की तरफ ध्यान देते हैं। आइए अब मैं परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करती हूँ और इसके साथ में आपको समझाती हूँ। तो मैं पहले परिच्छेद पढ़ लेती हूँ और फिर इसमें क्या समझाया गया है मैं आपको वो संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य
ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता है, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। कह रहे हैं ब्लॉग लेखन में आप अपना विचार, अपना मत जो है वो डिजिटल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हो। और कह रहे हैं आप जो भी कहना चाहते हो, आपके जो भी विचार है उसमें आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कोई शब्दों का बंधन भी नहीं होता है कि आपको इतने ही वाक्यों में लिखना है, इतने ही शब्द में लिखना है। आप अपनी बातों को विस्तारित रूप से लोगों के समक्ष रख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टेबल आदि डिजिटल माध्यम है, ये सभी इंटरनेट के माध्यम है। ब्लॉग लिखना, वेबसाइट, ये सभी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन के पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। अधिक है, इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आजकल आप देखते हैं कि अखबार हो या पत्रिका हो, इंटरनेट पे ही आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है और आज की पीढ़ी इसे काफ़ी पसंद भी कर रही है। ये एक मायाजाल, संजाल की तरह ये बुनता ही जा रहा है और लेखक भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं और लेखक भी अपनी रचनाओं को इंटरनेट पे डालते हैं, जिससे पाठकगण उसे पढ़ते हैं और उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है। वो समय ये दूर नहीं है कि आप देखते हैं कि पाठकगण अगर कोई भी उन्हें बुक पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी है, पत्रिका पढ़ना है, समाचार पढ़ना है, तो केवल वहाँ पर शीर्षक डाल दिया जाता है और पटल पे सारी चीज़ें आ जाती है। इंटरनेट पे आपको हर चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर कह रहे हैं हर चीज़ें पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है, यानी स्क्रीन पर आपको हर चीज़ें मिल जाती है। अब कह रहे हैं कि ब्लॉग की खोज, जब हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी खोज किसने की है। तो प्रवीण जी ने यहाँ पर बताया है कि ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप में कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, यानी एक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है, कागज़ पत्र नहीं दिया है, प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। कह रहे हैं जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। कह रहे हैं कि जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहले इस शब्द का, ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। फिर आगे जाकर जॉन बर्गर ने इसके लिए ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया। माना जाता है कि 1999 में पीटर मैनहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्थापित कर उसे व्यवहार में लाया, यानी इन ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया और इसको पहले ये देखा कि क्या ये काम हो रहा है, इसका उपयोग किया गया। फिर भारत में 2002 के बाद में ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और भारत में 2002 के बाद में ब्लॉग लिखना प्रारंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम जो है बहुत लोकप्रिय भी हुआ है तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई है। यानी ब्लॉग लेखन को मान्यता भी प्राप्त हुई है कि लोग अभिव्यक्ति, अपने विचारों को लोगों के समक्ष रख रहे हैं बिना डरे, और जो विचार है वो सही है, तथ्यपूर्ण जो है, वो अपनी बातें जो कह रहे हैं उसका सम्मान भी है। तो यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर यह ब्लॉग को मान्यता भी प्राप्त हुई है। अब हम ये देखेंगे कि ब्लॉग शुरू करने के लिए कौन सी प्रक्रिया, अगर मैं एक अच्छा ब्लॉगर हूँ तो मैं एक अच्छा ब्लॉगर कैसे बन सकता हूँ, उसकी शुरुआत कैसी होती है, उसकी प्रक्रिया को कैसे अमल करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को यहाँ बताया है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। इसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं।
इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवा देते। कह रहे हैं ब्लॉग जो है, इस शीर्षक को सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी ओपन के बाद में आपको ब्लॉग में जाकर वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर उसे आपको सर्वर से जोड़ना पड़ेगा। फिर आपके जो भी शीर्षक है उस शीर्षक को आपको लिखना है और इसके बाद में और भी अगर आपको जानकारियाँ चाहिए तो गूगल पे उपलब्ध है। यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हो। कुछ महान विद्वान जो होते हैं ब्लॉग के बारे में बताते हैं, जिसका कोई भी वो चार्ज नहीं लेते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप वो सारी चीज़ें फ्री में देख सकते हैं। ये सारी सेवाएं आपको प्रदान की जाती है। अब ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण, क्या गुण होने चाहिए, कोई गलती ना हो ब्लॉग लिखने के लिए, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो देखिए क्या बता रहे हैं, ब्लॉग लेखक के पास लोगों संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। यानी अगर आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनना है, आपको एक अच्छा ब्लॉग लेखन बनना है, तो उसके लिए आपको लोगों से बातचीत करने के लिए आपके पास में अच्छे विषय होने चाहिए कि मैं इस ब्लॉग के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा विषय है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके विषय को देखकर ही पाठकगण आपकी तरफ आकर्षित होता है और वो पढ़ने के लिए उत्सुक भी रहता है। विपुल पठन, आपको बहुत अच्छी सी जानकारी, पहले आप अगर किसी शीर्षक के बारे में लिख रहे हैं तो पहले उसकी जानकारी हासिल कर लीजिए। चिंतन, सोचिए और भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। आपको अच्छी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो पाठक उसे पढ़ेगा। अगर आपकी भाषा बहुत सरल हो, आपकी भाषा लोगों तक समझ जाए और लोग अब आपकी भाषा को समझने में सक्षम हो, तो आपके ब्लॉग को लोग पढ़ना काफ़ी पसंद करेंगे। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। कह रहे हैं कि अगर उससे रिलेटेड, उससे संबंधित अगर विषय की जानकारी या कोई घटना हो या आपके स्मृतियों में कोई यादें हो, अगर वो आप ब्लॉग में चर्चा करें तो लोग वो सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और आपके समक्ष रखते हैं, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो और आप उसकी जीवन के बारे में और जानने में उत्सुक होते हो। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिसे आप शब्दांकित कर अपने पाठकों पर विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं जब आप ब्लॉग लिखते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर व्याकरण पे ब्लॉग लिखते हैं, बहुत सारे लोग कहानियों पर ब्लॉग लिखते हैं और बहुत सारे लोग मोटिवेशनल पर ब्लॉग लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वो जीवन की सच्चाइयों को लिखते हैं। जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ये हमारे जीवन से संबंधित तो नहीं है, या इसमें जो लिखा जा रहा है सच में हमारे जीवन के साथ में ऐसा हो रहा है। तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं और पाठकों का विश्वास भी उन पर हो जाता है। और यही एक अच्छे ब्लॉगर की निशानी है कि पाठकों का विश्वास आप हासिल कर ले, प्राप्त कर ले। आगे देखिए, यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय आशय की गहराई हो, यानी जो आप विषय लिख रहे हो उसका जो अर्थ है उसमें गहराई हो। लोग सोचे कि आपने जिस विषय को, जिस शीर्षक को लिया है वो काफ़ी अच्छा है। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री बहुत ही जल्दी एकरूप हो जाता है। सटीक विशेषणों के प्रयोगों से भाषा का सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्द या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। सहज सरल होने के साथ भाषा का बाकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से ही संभव है।
जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग या बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठक को प्रभावित करता है। अब आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब आप ब्लॉग लेखन लिखेंगे तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि क्लिष्ट भाषा का उपयोग ना करें। ऐसी भाषा का चयन करें कि आपकी भाषा को, आपके ब्लॉग को पढ़ने पे, आपकी लिखावट को पढ़ने पर लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। इस गरिमा को आप बनाए रखिएगा। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि आप तुरंत निपुण नहीं हो जाओगे, आप तुरंत उसमें माहिर नहीं हो जाओगे। धीरे धीरे ब्लॉग को लिखने पर आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया है कि गायक जब गाना प्रारंभ करता है तो क्या उसको पहले से ही सुर ताल पता होता है? नहीं, वो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों का रियाज करता है। वो सबसे पहले सारे गामा जो 7 सुर होते हैं उन सारी चीज़ों का रियाज करता है, जिससे उसका कंठ बहुत अच्छी तरह से खुल जाए। तो इसके बाद जब वो सारी चीज़ों को सीख जाता है तो आप देखते हो कि आपके समक्ष बहुत उच्च उच्च गायक यहाँ पर मशहूर हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लॉग लिखोगे वैसे वैसे आप भी इन सारी चीज़ों में निपुण हो जाओगे और जो पाठकगण हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लोगे। तो इससे भी आप बहुत अच्छी शैलियाँ सीख सकते हो। अब हमें ये देखना है कि लेखन का हम प्रसार कैसे करें। एक अच्छा ब्लॉगर जो है, एक अच्छा ब्लॉगर लेखक जो है, अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार वह स्वयं ही कर सकता है। विज्ञापन के द्वारा आप कर सकते हो, फेसबुक के द्वारा कर सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हो, मैसेज के द्वारा कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ दोबारा लिखा है, यहाँ द्वारा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इसका आप प्रचार इसी के माध्यम से होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री आदि रोचक हो तो पाठक जो है वो ब्लॉग की प्रतीक्षा करता रहता है। यानी अगर आपका विषय अच्छा होगा तो वो इंतज़ार करता रहता है कि अगला जो कौन सा ब्लॉग आएगा, उसकी उत्सुकता बढ़ती हुई जाती है और आपके ब्लॉग के आने का इंतज़ार करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। वो आपका बहुत अच्छा फ़ैन, हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ैन भी आपका बन जाता है। अभी देखेंगे कि ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ, यानी आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो भाई इससे कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें देखना है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन में व्यापक पाठक वर्ग होने में इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलता विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली और शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव विषय से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ क्या बताया जा रहा है कि जब भी आप ब्लॉग लिखेंगे, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो या आपकी आत्मकथा या कहानी से, जब एक अच्छा ब्लॉगर एक अच्छा ब्लॉग लिखता है तो विज्ञापन जो है वहाँ आपके ब्लॉग पर आता है और उस विज्ञापन से अगर जो ब्लॉगर, जो फैंस आपके देख रहे हैं, जो आपके करीबी मित्र जिससे हमने व्हाट्सएप किया, फेसबुक पे हमने डाला है, तो आप देखते हो कि वहाँ पर विज्ञापन दिखाई देता है। अगर आपका ब्लॉग किसी पाठकगण ने देखा और उस विज्ञापन को अगर वो देख रहा है और उसके बारे में अगर वो सर्च करता है तो आपको उससे अच्छी कमाई भी होती है। तो आप देख रहे हैं कि ब्लॉग है उसमें आइए हम ये देखते हैं कि प्रवीण जी ने ब्लॉग लेखन कैसे लिखा है। मैंने ये पाठ्य पुस्तक से ही लिया है क्योंकि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि कैसा उन्होंने लिखा है और हमें किन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी जी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव पर उन्होंने ब्लॉग लेखन लिखा है। उन्होंने चित्र भी लिया है, तो आप ब्लॉग लेखन में चित्र भी ले सकते हो अपने शीर्षक के अनुसार। तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने ब्लॉग लेखन कैसे लिखा है। मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने किस प्रकार से किस भाषा का प्रयोग किया है, उनकी मानक भाषाओं का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी उसका उपयोग नहीं किया है
और किस प्रकार से पाठक को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, हर एक शब्द कैसे एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, आइए इसे देखते हैं। मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी के संदर्भ में सोचता हूँ तो मुझे हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है। जिस तरह उन 7 अंधों को उनके स्पर्श से हाथी अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, वही बात महात्मा गांधी के संदर्भ में होती है। यह वर्ष महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है। आज भी हम गांधी जी उनके विचार और कार्य को पूर्णतः समझ नहीं सके। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व, किसी को इस संग्राम में उनका अभूतपूर्व लोक सहभाग, अहिंसा और शांति के संदर्भ में उनके विचार, किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार, किसी को उनके भीतर का अध्यात्मवादी रूप, किसी को गांव की ओर चलने का उनका संदेश भाया, तो किसी को खादी का समर्थन करने वाले, स्वयं पूर्ण ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले गांधी जी भाते हैं। कोई उनकी निडरता से परिचित है तो किसी को उनका संगठन का रूप प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व से समाज कार्य की प्रेरणा मिलती है तो कुछ उन्हें जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक मानते हैं। अनेकों के लिए तो महात्मा गांधी जी ने जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन है। बहुत से लोग उनके शोषण रहित समाज के विचार पसंद करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी भी अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। कोई उनका विरोधियों को शस्त्र से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है वाला विचारधारा पसंद करते हैं। संक्षेप में, महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाले व्यक्तित्व नहीं है। महात्मा गांधी नाम का एक विशाल वृक्ष है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता। महात्मा गांधी का एक अन्य रूप भी है। सभी धर्मों तथा जातियों के बच्चों बड़ों को, धनवानों को, निर्धनों को, नगरी और तथा ग्रामीण सभी को महात्मा गांधी अपने लगते हैं। तिहाड़ी मजदूर करने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी गांधी जी अपने में से एक लगते हैं तथा वे महात्मा गांधी को पिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आदर सूचक मेरे बापू शब्द से संबोधित करते हैं। किसी मामूली फकीर की तरह जीवन जीने वाले महात्मा गांधी के बड़े से बड़े धनवान भी शीश नवाते, शीश यानी सर को झुकाना। इसीलिए धनवान हो या निर्धन, सभी के लिए महात्मा गांधी वंदनीय, वंदनीय यानी पूजने के योग्य है। महात्मा गांधी का एक धर्म है, वे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे। राजनीति के संदर्भ में भी उनकी यही भूमिका थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए वंदनीय हैं। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को याद किया जाता है। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार नहीं सके, इसीलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरी समस्याओं से ग्रस्त है। हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने शोषण विरहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की। जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी ने यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सम्मुख रखा। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयं पूर्ण होना चाहिए, यह संदेश भी दिया। उनका कहना था कि गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साथ साथ एक दूसरे के सहयोग भी करना चाहिए। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि कपास यानी रुई की फसल लेते हुए उसे सूत काटे और स्वयं चरखा चलाते हुए कपड़ों की आवश्यकता को पूर्ण करे। महिलाओं से भी उनका कहना था कि सूत कताई कर कपड़े बनाए, गांव के लोग को बेचे और अर्थार्जन कर अपने पैरों पर खड़े रहें। गांधी जी के शिक्षा के संबंध में भी विचार महत्वपूर्ण रहे। गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने अनिवार्य माना है। वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे।
उस समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र में नहीं थे। मिट्टी से जुड़ना गांधी जी को अपेक्षित था। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया, उसी तरह वे निर्भय बने रहने के प्रति आग्रही थे। निर्भय होने के साथ अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना है। इस बात को बिना किसी भ्रांति भ्रम के समझ लेना आवश्यक है। महात्मा गांधी का अहिंसा का मूल मंत्र विश्व को मोहित करने वाला सिद्ध हुआ। आज भी संसार में कहीं हिंसा या क्रूरता की ज्वालाएं धधक उठती हैं। धधक यानी जलना, बहुत तेज से लावा जैसा होना। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि तो लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। आज भी उनका मानवता का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने का संदेश का स्मरण हो जाता है, याद हो जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मैं लगभग 25 वर्ष नागपुर में रहा। नागपुर के 1.5 घंटों की दूरी पर वर्धा जिला, इसी जिले में महात्मा गांधी के चरण कमलों से पुनीत हुआ सेवाग्राम आश्रम। साल भर 2-3 बार वहां जाकर पेड़ के नीचे 1-2 घंटे शांति से बैठकर पढ़ने में आनंद और प्रेरणा की अनुभूति मिली। यह मेरा अनुभव रहा। विभिन्न सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने हेतु मेरे पास आते थे। उन युवाओं को लेकर मैं विविध विषयों पर चर्चा करने इस आश्रम में जाया करता था। अब आपने यहाँ देखा, उन्होंने यहाँ पर कहानी जोड़ दी है स्मृतियों में जो उनकी थी। तो देखो यहाँ पर उपयोग किया गया है जो हमने आगे पढ़ा था। जब हमने ब्लॉग लेखन में शुरुआत की थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर आपको स्मृतियों में कुछ याद हो, पुरानी घटनाएं याद हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर प्रवीण जी ने उसी का प्रयोग किया है। आगे देखिए, सेवाग्राम की जमीन, वहाँ की मिट्टी का प्रत्येक कण गांधी जी के पद स्पर्श से पुनीत हुआ है। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं का मानो गांधी जी सुन रहे हैं, इस भावना से हम अभिभूत हुआ करते थे। पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहा। किसी को देश के विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्था में जाता हूँ तो मैं अपना परिचय देते हुए ये कहता हूँ कि महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि में आया हूँ। ऐसा परिचय होने पर मेरा स्वागत और आतिथ्य अत्यंत सम्मानपूर्वक हुआ। मैं जिन जिन देशों में गया हूँ, हर जगह महात्मा गांधी के प्रति उनकी आत्मिकता तथा स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। जर्मनी का एक यात्रा के बीच अमानवीय अत्याचारों के जो यातना घर हैं, उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, फिर स्मृतियों को बता रहे हैं, याद कर रहे हैं। यहूदी यानी ज्यू लोगों को जहाँ क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी जाती, प्रताड़ित यानी परेशान किया जाता था, यातना घर उनकी यातनाओं के स्मारक है। उन यातना घरों में दी गई यातनाओं और अत्याचारों की कहानियां क्रूरता की परिसीमा को भी लांघ जाती है। उन यातना घरों को देखते समय हम अंतर्बाह्य टूट जाते हैं। ऐसे ही एक यातना घर को देखते समय हमारे आगे चलने वाले एक जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे ही उसके किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई थी। मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था। उसे सुनकर उस महिला ने मुझसे पूछा, आप भारतीय हैं? मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगी, इसका मतलब आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं? सेवाग्राम आश्रम का संदर्भ देते हुए मैंने कहा, जी हाँ, सच। आश्चर्यचकित होकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और गदगद होकर कहने लगी, लगता है जैसे मैंने उस भूमि को स्पर्श कर लिया। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। परिणामतः वह बचपन में ही बेघर अनाथ हो गई थी। उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फिशर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। अंत में विदाई के दौरान उसने कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए, इसीलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से बच गए। उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए।
और महात्मा गांधी जैसे महामानव के सम्मुख में नतमस्तक हो गया। नतमस्तक यानी सर झुकाना, अपने सर को झुकाना। इसीलिए मैं सीखता हूँ और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में जन्म लेने पर मुझे गर्व है। अब आपने देखा कि इसमें ब्लॉग लेखन लिखा गया है। हमने 2 यादों को, 2 स्मृतियों को प्रवीण जी ने इसमें शामिल किया है और इसे पढ़ने पर पाठक को अपनी तरफ बांध कर रखता है। पाठक के अंदर उत्सुकता बढ़ती जाती है कि इसके बाद में क्या हुआ है। यहाँ पर उन्होंने एक विदेशी महिला का भी परिचय किया है। तो हमने ये देखा कि जो उसके ऊपर अत्याचार हुआ था वो किस प्रकार से लेखक के प्रति सम्मान जाहिर कर रही थी कि आप भारत देश से हो। तो इन सारी चीज़ों को आप लेकर लिख सकते हो और आपका ब्लॉग भी बहुत अच्छा बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी भाषाओं में लिखो, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो, आपको लग रहा है कि अगर मैं हिंदी भाषा में ब्लॉग लिख सकता हूं तो आप हिंदी भाषा में लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं अंग्रेजी भाषा में ब्लॉग लिख सकता हूं तो आप अंग्रेजी भाषा में लिखिए। लेकिन बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप ब्लॉग लिख रहे हो तो इस प्रकार से शब्दों का, इस प्रकार से शीर्षक का चयन कीजिए कि पाठक को आपकी तरफ आकर्षित ही करके रखें। अब हम पाठ का स्वाध्याय देख लेते हैं। पाठ पर आधारित जो आपको स्वाध्याय दिए गए हैं वो लिखा गया है। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, तो यहाँ पर उत्तर आपको दिया गया है कि ब्लॉग लेखन में ब्लॉग का मतलब एक ऐसी ऑनलाइन जगह है जहाँ आप अपने विचारों को लेखों और चित्रों के माध्यम से इंटरनेट पर आप प्रकाशित कर सकते हो। ब्लॉग पर आप किसी भी प्रकार के लेख लिख सकते हो जो आपके जीवन से जुड़ा हो भी सकता है या फिर किसी भी टॉपिक, जैसे आप फैशन, टेक, लाइफस्टाइल, कॉमेडी, सुविचार, कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग अपने ब्लॉग पर अपने पिकनिक जाने के विषय में या किसी टूर के विषय में लिखते हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए होते हैं। कुछ लोग अपने ज्ञान से जुड़ी चीज़ें भी अपने ब्लॉग पर पोस्ट करते हैं, जैसे कोई टीचर मैथ्स के टिप्स, कोई मोबाइल एक्सपर्ट मोबाइल के टिप्स या कोई टेक्नोलॉजी के नए अपडेट देता है। तो ये है ब्लॉग लेखन जहाँ पर आप ऑनलाइन। अब हम ये देखते हैं कि ब्लॉग लेखन लिखने की प्रक्रिया। तो आपको लिखना है, उत्तर दिया गया है, यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। इसके बाद उसे किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, जो हमने पढ़ा। उसमें अपने विशेष सामग्री समाविष्ट करके इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। भारत में 2002 के बाद में ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हो गया। साथ ही इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप और एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री आदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है, उसका नियमित पाठक बन जाता है। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन और पाठक भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज और प्रवाहमयी हो तो पाठक उसे पढ़ना चाहेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति में आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकट परिस्थितियों में है तो उसकी सहायता, मानवता आदि के संबंधित में कौन सा पहलू आपके स्मृति में रहा, ऐसे अनेक विषय शब्दांकित किए जा सकते हैं। तो ये आपके पाठ में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से लिख सकते हो। अब आपको ये देखना है कि ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ मैंने 9 सावधानियाँ दे दी हैं जिस पर आपको प्रकाश डालना है और आपके पाठ्य पुस्तक युवक भारती में भी दिया गया है। तो पहला दिया है, ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय महाबूझ का होना आवश्यक है, यानी सूझबूझ आप रखिएगा। फिर दूसरा है, ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो। ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ब्लॉग लेखन में सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो,
यह समाज विघातक ना हो। ब्लॉग लेखन को किसी भी निंदा करना, किसी पे गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। फिर ब्लॉग लेखन में आक्रामकता से अर्थात गाली गलौज या अश्लील शब्दों से के प्रयोग से बचना चाहिए। कोई भी पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करता। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गंभीर अपराध है। पाठक ऐसे लेखकों की बात गंभीरता से नहीं पढ़ते, परिणाम स्वरूप ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है। ब्लॉग लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जाए तो पाठक हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। तो आपके समक्ष दिया गया है, यहाँ पर एक मैंने महाराष्ट्र के नासिक ज़िले को लिया है और उस पर एक ब्लॉग लेखन लिखा है, तो आप देखकर इसे लिख लीजिएगा। फिर दूसरा दिया है, ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए, यानी जो गांव होते हैं उनकी समस्याएं जो होती है उस पर आपको ब्लॉग लेखन लिखना है। तो यहाँ पर भी मैंने लिखकर दे दिया है, तो आप इसे देखकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आपसे अलविदा लेती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।